अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का दूसरा लेक्चर है और मैं आपकी टीचर सुंबल शहजाद। तो आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो प्लेटो है और उसकी फिलॉसफी है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने प्लेटो की जो है, सबसे पहले तो हम देखेंगे प्लेटो की लाइफ कैसी थी, उसने कहाँ जिंदगी गुजारी, किसके साथ जिंदगी गुजारी, ठीक है। और फिर उसने ये कंसेप्ट दिया क्यों था, ठीक है। तो जो हमने उसकी फिलोसफी के कंसेप्ट क्लियर करने हैं आज के लेक्चर में वो है आइडियल स्टेट का कंसेप्ट, प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का कंसेप्ट है, फिर इसका एजुकेशन सिस्टम जो इसके आइडियल स्टेट में चलेगा, और इसके अलावा फिलोसोफर किंग क्या होता है या क्या है इसका कंसेप्ट वो देखेंगे हम, प्लेटो ने जो बातें बताई हैं इसके हवाले से। और फिर इन द एंड हमारे पास कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है जो कि हमने देखना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमने देखनी है और प्लेटो की लाइफ के हवाले से हम देखते हैं कि क्या है। नहीं है सही। मेरे से सवाल पूछने, जितने मर्जी सवाल पूछे, मैं आपको सबके जवाब दूंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेटो की बर्थ प्लेस कहाँ है। कि एथेंस में पैदा हुए थे 428 बीसी में, ठीक है। ग्रीक फिलोसफर थे और सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, क्योंकि सोक्रेटिस भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। अब वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट इसलिए थे कि मैं बता रही हूँ, सोक्रेटिस डेमोक्रेसी के अगेंस्ट इसलिए थे, वो कहते थे कि जो भी पॉलिटिक्स में बंदा आ रहा है ना, जिस तरह डॉक्टर जो है वो एक अच्छी खासी एजुकेशन लेके मेडिसिन की और सर्जरी की तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर भी एक अच्छी खासी एजुकेशन लेके इंजीनियर बन सकता है। तो पॉलिटिक्स में आने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको भी पॉलिटिक्स में एजुकेटेड होना चाहिए, उनकी अच्छी खासी एजुकेशन होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी में हर बंदा जो है ना वो पॉलिटिक्स में आ जाता है। तो इसलिए सोक्रेटिस वर्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी के, तो प्लेटो भी अगेंस्ट था, सही। प्लेटो ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए थे इटली में और बहुत सारी कंट्रीज में। और जब वो वापस आए प्लेटो ट्रैवल करके डिफरेंट जगहों से, तो उन्होंने अपनी एक अकेडमी बनाई थी, अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसे वो दी अकेडमी कहते थे, ठीक है। 387 बीसी में दी अकेडमी, ये मतलब याद रख लें, दी अकेडमी प्लेटो का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। और उनका मेथड ऑफ टीचिंग वही था जो सोक्रेटिस का था, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स में क्या होता है कि आप क्वेश्चनिंग करते हो, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो अगला बंदा आपको जवाब देता है, फिर आप उसके जवाब में जो मसाइल होते हैं उनको सॉल्व करके बताते हो कि अच्छा आप इस तरह कह रहे हो, ऐसे भी तो हो सकता है, ये चीज़ भी तो हो सकती है। तो ये डायलेक्टिक्स का एक तरीका होता है पढ़ाने का, और क्वेश्चनिंग मेथड होता है, तो उस चीज़ को यूज़ करते थे। और सोक्रेटिस का भी यही मेथड था, सही। अब हम देखते हैं आइडियल स्टेट का क्या कंसेप्ट ये दे रहे हैं। तो इनकी बुक है द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने ये आइडिया दिया था। वो ये बताना चाहते हैं कि रूलर कैसा होना चाहिए अपनी आइडियल स्टेट में। उनकी आइडियल स्टेट में उन्होंने एक मतलब आइडियलिज्म ही देखी थी, कोई बहुत ही मतलब पता नहीं क्या वो बनाना चाह रहे थे, एक आइडियल सिस्टम था। तो आइडियल स्टेट में एक आइडियल रूलर है, ठीक है, एक आइडियल एजुकेशनल सिस्टम है और एक जुडिशियल सिस्टम है। मतलब ये इन्होंने 3 सिस्टम दिए थे, सही है, अपनी आइडियल स्टेट में। फिर उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, वो उनकी कुछ ज़रूरियात हैं जो उन्होंने पूरी करनी है, ठीक है। और वो कुछ ज़रूरियात पूरी करने के लिए ना इकट्ठे होकर रहना शुरू कर देते हैं, सही। मतलब कि वो कह रहे हैं कि नेचुरली कोई स्टेट नहीं बनती। स्टेट कब बनती है, जब लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं अपनी कुछ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो एक स्टेट बनती है। तो जैसे कि आप इस दुनिया में अगर अकेले मौजूद हो तो आपकी कुछ ज़रूरियातें जो पूरी नहीं हो सकती, तो आप शादी करते हो, ठीक है। शादी करके आपकी फैमिली बनती है, फैमिली से आपकी कुछ नीड्स पूरी हो जाती है। जब आप कुछ नीड्स पूरी कर लेते हो फैमिली बना के, तो कुछ नीड्स जो है वो बाकी रह जाती हैं। तो आप दूसरी फैमिलीज के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात इस्तवार करने लगते हो, उनसे भी कुछ नीड्स पूरी होती है, सारी नीड्स पूरी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, और जो फैमिलीज होती हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप कायम करने लगते हैं, तो विलेज बन जाता है। और जब डिफरेंट विलेजेस जो है अपनी मजीद नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे विलेजेस के साथ कांटेक्ट कायम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास एक स्टेट बन जाती है, सही है, एक स्टेट बन जाती है, सिटी स्टेट। उस टाइम पे सिटी स्टेट का कंसेप्ट था, तो ये सिटी स्टेट की बात करते हैं, तो उस टाइम सिटी स्टेट बन जाती है, ठीक है।
ही कंसिडर्ड स्टेट एज अ सैक्रेड थिंग, ठीक है। वो कहते थे स्टेट जो है ना एक बहुत सैक्रेड चीज है, क्योंकि ये लोगों को हेल्प करती है कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें, जरूरतें पूरी करने के लिए। मैंने बताया ना, जरूरतें पूरी करने के लिए लोग स्टेट बनाते हैं। तो स्टेट एक आइडियल चीज है, एक सैक्रेड चीज है, एक अच्छी चीज है, सही। इसके बाद क्या कह रहे हैं, आइडियल स्टेट के फीचर्स क्या क्या है। तो उन्होंने ना फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को अपने सामने रखा था। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में बता देती हूँ क्या होता है। जैसे कि आप है ना, तो आपका ब्रेन क्या करता है, सिर्फ सोचता है और बॉडी को कंट्रोल करता है। आपका दिल क्या है, जो मतलब ब्लड को पंप करता है। दिमाग ब्लड को पंप करने का काम नहीं करता, ठीक है। उसका फंक्शन आपके दिल का ही है, आपके दिमाग का फंक्शन दूसरा है, सोचने का, तो वो दिमाग काम करता है। तो इस तरह वो कहते हैं कि ना हमारे जो स्टेट है ना, प्लेटो पता नहीं क्या सोचते रहते थे, तो उन्होंने बात की कि जो स्टेट है ना, उसमें बाय बर्थ ना 3 क्लासेस पैदा होती है, 3 तरह के लोग पैदा होते हैं हमेशा, ठीक है। एक ऐसी क्लास होती है जिसका दिमाग बहुत तेज होता है, ठीक है। इस तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं, सही, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं, तो वो बस आग में कूदने में परेशानी नहीं फील करते, ठीक है। और तीसरी क्लास वो होती है जो बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागने वाले होते हैं, ठीक है, या उनमें कोई फन होता है जिसे वो इस्तेमाल में ला के पैसा बनाते हैं, सही। तो वो फिर उस बेस पे लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कहते हैं पहली कैटेगरी जिसमें दिमाग तेज है ना, वो रूलिंग क्लास है, प्लेटो बता रहे। दूसरी जो है ना, जिसके पास करेज, ब्रेवरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो हार्ट ऑफ द स्टेट है, और वो मिलिट्री क्लास बनाते हैं, ठीक है। रूलिंग क्लास ब्रेन ऑफ द स्टेट है, मिलिट्री क्लास हार्ट ऑफ द स्टेट है। और जो आर्टिसन और प्रोफेशनल क्लास है, जैसे कि ये इंजीनियर्स हो गए, और कोई संग तराश हो गया, या कोई ब्लैक स्मिथ हो गया, या गोल्ड स्मिथ हो गया, तो ये सब आर्टिसन क्लास है, और ये प्रोफेशनल क्लास है, ठीक है। ये एपेटाइट है, स्टेट का बेली है, स्टेट की एपेटाइट है, ठीक है। तो इस तरह उसने 3 ऑर्गन्स बता दिए प्लेटो ने, कि एक ब्रेन है, एक हार्ट है, और एक एपेटाइट है, सही है, डिजायर, एपेटाइट। फिर वो कहते हैं कि ना स्टेट, वो अगेन वही बात मैंने लिखी हुई है कि स्टेट जो है वो एक बॉडी की तरह है, उसके 3 पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्रेन, बेली, ठीक है। फिर रूलिंग क्लास क्या है, ब्रेन है, मिलिट्री क्लास हार्ट है, प्रोफेशनल क्लास बेली है, या एपेटाइट है, ठीक है। इन सब में वो कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, तो हम उनके बेस पे लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे नॉलेज ब्रेन में, ठीक है, नॉलेज ब्रेन में, और करेज हार्ट में, और डिजायर और एपेटाइट बेली में। तो इन 3 क्लासेस में भी ना यही चीजें आपको प्रोमिनेंट नजर आएंगी। रूलिंग क्लास में नॉलेज होगी, मिलिट्री क्लास में करेज होगी, और आर्टिसन क्लास में एपेटाइट, सही। तो ये और वो कहते हैं कि ना हर क्लास जो है ना अपनी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम करेगी, सही, अपनी आइडियल स्टेट में वो बात करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि ना, कहते हैं मेरी जो आइडियल स्टेट है वो ऑब्वियसली वो तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ना, तो मोनार्की के फेवर में होंगे। तो वो एक ऐसे बंदे को, एक बहुत आइडियल से बंदे को लेकर आते हैं आगे, और कहते हैं कि ना ये मोनार्क होना चाहिए, ऐसा मोनार्क होना चाहिए, ठीक है। 1 मैन शो हो हमारी स्टेट में, और वो मोनार्क हो, और वो मोनार्क जो है ना वो ही रूल करेगा, और वो मोनार्क क्या होगा, वो फिलोसफर किंग होगा, ठीक है। फिलोसफर किंग होगा, फिलोसफी की एजुकेशन होगी उसके बाद, उसकी बड़ी कमांड होगी उसके अंदर। फिर वो कहते हैं हेरिडिटरी मोनार्की ना हो, जो बंदा मैरिट पर आ रहा है ना, जो बंदा फिलोसफर किंग बन रहा है अपनी पूरी जिंदगी की स्ट्रगल के बाद, तो उसको ही फिलोसफर किंग बनाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो पहला फिलोसफर किंग है उसका बेटा ही किंग बन जाए, सही है। फिर प्लेटो जो है ना, वो कहते हैं कि ना एक जरा सी अजीब बात और ये करते हैं कि किंग जो है वो अबव लॉ है, ठीक है। कैसे, तो कहते हैं कि ना जो लॉज है ना वो किससे बनते हैं, वो कस्टम से बनते हैं, वो आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो वो जो आम लोग हैं ना वो वीक होते हैं, वो इलिटरेट होते हैं, और जो फिलोसफर किंग है वो हमारे पास एक कोई बहुत बड़ी सी चीज है, मतलब उसने वो एक बहुत स्पेशल सी चीज है, उसने फिलोसफी पढ़ी है, और वो फिलोसफी में इतना महान बन गया है, तो वो आम लोगों से बहुत बढ़कर है, ठीक है। तो लॉ जो है ना वो ओबे नहीं करेगा, ठीक है। फिलोसफर किंग ओबे नहीं करेगा, बाकी सब लोग ओबे करेंगे लॉ को, और जो लॉ है ना वो इस पर अप्लाई नहीं होगा। तो यू कैन सी दैट, एक्सक्यूज मी, यू कैन से दैट
कि जो है रूल ऑफ लॉ नहीं है, एस यू कैन से प्लेटो की स्टेट में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि इनको तो हमने एग्जाम कर दिया ना लॉज से, लॉज उस पर अप्लाई नहीं होंगे। फिर आइडियल स्टेट में वो दो फोल्ड कम्युनिज्म भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। टू फोल्ड कम्युनिज्म में वो क्या कहते हैं कि ना जो हमारी रूलिंग क्लास है और जो हमारी मिलिट्री क्लास है, जो हमारी रूलिंग क्लास है, जो हमारी मिलिट्री क्लास है ना, वो क्या है, उसको हम प्रॉपर्टी और फैमिली दोनों से डिप्राइव कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी और फैमिली जो है ना वो कॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन और करप्शन है, क्योंकि जिस बंदे ने भी करप्शन करनी होती है वो क्यों करता है, अपनी फैमिली के लिए करप्शन करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके बच्चे भी अमेरिका में पढ़े हैं या उसके पास बहुत ज्यादा जायदाद हो ताकि उसके बच्चे बाद में सुकून से रह सकें, या बीवी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड्स करती है तो वो करप्शन करेगा। तो वो कहते हैं कि ना जो रूलिंग और मिलिट्री क्लास है ना उनका काम बहुत बड़ा है, बहुत मतलब अफजल काम है। तो अगर हम इनको प्रॉपर्टी और फैमिली रखने की इजाजत ना दें और ये बताएं कि पूरी स्टेट उसकी फैमिली है, ठीक है, और पूरी जो स्टेट है वही उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो करप्शन नहीं करेगा, ठीक है। उसे फैमिली रखने की इजाजत नहीं है, उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत नहीं है, सही। उसके ख्याल में था कि ये दोनों औरत और दौलत जो है वो, या फैमिली और दौलत जो है वो डिस्प्यूट और करप्शन कॉज करती है, तो इसलिए वो नहीं रखी जाएगी, और जो नहीं रखी जाएगी तो ना वो दो क्लासेस जो है वो ना ही करप्ट होंगी और ना ही डिस्प्यूट होगा, सही है। इसके बाद ना कॉमन वाइव्स ऑफ चिल्ड्रन का इसने कंसेप्ट दिया था। अब ये थोड़ा सा ना आइडिया मुझे बहुत अजीब लगता है। जिसने कहा था कि जो स्टेट की जितनी भी औरतें होंगी ना उसको फिलोसोफर किंग जो है वो और मिलिट्री क्लास अपनी वाइफ समझे और सब बच्चों को अपने बच्चे समझे, ठीक है। जो सेक्सुअल डिजायर पूरी करनी है ना वो किसी भी औरत से कर ले, इस तरह की कोई फिलोसफी है उसकी। प्लेटो की बड़ी वेग सी फिलोसफी है, अजीब सी फिलोसफी है। फिर क्या कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये आइडियल जो है स्टेट में हम थोड़ा सा इन चीजों को टच कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के बाद क्या करते हैं, एजुकेशन सिस्टम जो प्लेटो ने दिया ना वो इतना लंबा है, ठीक है। 50 साल तो ना एक फिलोसफर किंग पढ़ता ही रहेगा, सही। और जो मिलिट्री क्लास है वो तकरीबन तकरीबन 30 साल तक पढ़ती रहेगी, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा जी दो फेजेस होंगे एजुकेशन के, पहला प्राइमरी फेज होगा और दूसरा सेकेंडरी फेज होगा, ठीक है। प्लेटो बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे आर्ट्स और लिटरेचर के, ठीक है। अब वो क्यों अगेंस्ट थे ये भी बता देती हूँ। सोक्रेटिस जब अपनी फिलोसफी का प्रचार करते थे ना तो आर्ट और लिटरेचर के जो लोग थे ना उस टाइम पे, ये हम लोग पढ़ते हैं, एक बंदे को बहुत ज्यादा मेरे जहन से नाम निकल गया, तो वो उस टाइम पे ना ड्रामा राइटर था ग्रीक में, उस टाइम पे ग्रीस में उस टाइम पे ड्रामास बहुत ज्यादा चलते थे, तो ये आर्ट और लिटरेचर उसका ही एक पार्ट था। तो ड्रामा राइटिंग में ना सोक्रेटिस को बहुत ज्यादा कंडेम करता था, सोक्रेटिस का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता था, इसलिए प्लेटो जो है ना थोड़ा सा ना आर्ट्स और लिटरेचर के अगेंस्ट थे। वो कहते हैं ये सब्जेक्ट जो है ना वो इमोरलिटी कॉज करते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई डेवलपमेंट नहीं होती, रिसोर्सेज का बिजिया है, तो इनको बैन होना चाहिए। मतलब वो कहते हैं मेरा आइडियल स्टेट अगर अप्लाई होगी ना, कहीं भी इम्प्लीकेशन होती है इसकी, तो मैं आर्ट्स और लिटरेचर को बैन करूँगा, सही। फिर जो भी इनका एजुकेशनल सिस्टम था ना उसमें उन्होंने क्या कहा था कि सेक्सुअल इक्वालिटी होगी, औरत है मर्द है जो भी है वो पढ़ेगा, सही है। और वो मतलब जितनी मतलब 30 साल पढ़ना है तो 30 साल ही औरत भी पढ़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जस्टिस सिस्टम, अब जस्टिस सिस्टम में क्या होना चाहिए, आइडियल स्टेट में जस्टिस सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, अब मतलब प्लेटो का जो जस्टिस सिस्टम है ना वो आम जस्टिस सिस्टम नहीं है कि आप लॉस को ओबे करोगे या अगर लॉस को तोड़ोगे तो आपको जज के सामने पेश कर दिया जाएगा और आपको पनिश करेगा, ऐसा नहीं है। इनका जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि जो तीनों क्लासेस मैंने बता दी है ना वो तीनों क्लासेस जो है ना अपने अपने दायरे में रह के काम करें, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना उनको फुलफिल करो, ड्यूटीज को फुलफिल करो, तो ये जस्टिस होगा। ना मिलिट्री क्लास रूलिंग क्लास में टांग अड़ाने की कोशिश करे और ना ही आर्टिसन क्लास रूलिंग क्लास को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो ये जस्टिस होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि जस्टिस सिस्टम इन एन आइडियल स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
but it comprises of only responsibilities of the person towards its duties. ठीक है, उसकी जो भी ड्यूटीज है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करे. ठीक है, यह जस्टिस है. कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहे, कोई लॉ नहीं दे रहे, आइडियल स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है. अब क्रिटिसिज्म इनके आइडियल स्टेट के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह सकते हैं कि बहुत थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में मौजूद है. हमने कभी आज तक भी प्लेटो को गुजरे हुए बहुत ज़माना हो गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम से भी बहुत पहले आए थे, और आज हज़रत सिस्टम की भी विसाल को तकरीबन जो है वो 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला, और उससे पहले भी कोई सिस्टम नहीं था ऐसा. तो हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, थ्योरेटिकल है, बस सोची हुई चीज़ है, कभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ. हाफ कम्युनिज्म इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर. मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है वो अपने ही साथ एक क्लास है उसको देख रहे हो कि जी उसके पास प्रॉपर्टी भी है, उसके पास फैमिली भी है, और जो अपर दो क्लासेस हैं उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इंसानी नेचर के अगेंस्ट है, वो जरूर ये चाहेगा कि हमें ऐसा कुछ मिले, हमें भी मिले, तो वो इक्वालिटी चाहेगा उनके साथ. ठीक है. अब फंक्शनल थर्ड थिंग इज कि आप फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को मेजर कैसे करोगे? कि आपके पास कोई पैमाना नहीं है, कोई स्केल नहीं है कि इतना किलो वजन हो या इतने लीटर हो या इतनी हाइट हो, इतनी सेंटीमीटर हो, या तो ये मिलिट्री क्लास में चला जाए या ये रूलिंग क्लास में चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. और समटाइम्स क्या होता है, अगर मैं अपनी में मिसाल दूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा विटी है, मतलब ज़हीन है, तो वो बहादुर भी हो सकता है. मतलब जो मुस्लिम्स हैं वो खुद सोच लें कि हमारे हिस्ट्री में हमने देखा हज़रत अली को बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़हीन भी थे. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान सिर्फ ज़हीन होगा, कोई इंसान सिर्फ ब्रेव होगा, उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं. सही है. और समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि कोई इंसान एक टाइम में बहुत ज़्यादा ज़हीन है, या सॉरी बहुत ज़्यादा ब्रेव है, मतलब जवानी का टाइम है बहुत ज़्यादा ब्रेव है, लेकिन बाद में आगे जा जाके उसमें ये चीज़ आ गई कि वो थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो गया और उसमें मैच्योरिटी आ जाए. तो स्किल्स एंड एबिलिटीज चेंज हो सकती हैं, इंसान के इंटरेस्ट भी चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो आपके पास कोई एक वो क्या कहते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कैपेबिलिटीज को फॉर द टाइम लाइफ टाइम किस तरह मेजर करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. वो एक है इम्प्रैक्टिकल कंसेप्ट है. ऑल द सिस्टम ही गेव इन दिस बुक द रिपब्लिक आर वेरी आइडियल इम्प्लीमेंट, बहुत ज़्यादा आइडियल है. अगर आपने इम्प्लीमेंट करना भी है ना तो आप अपने बीच में से कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, आप इसके सिस्टम को नहीं अप्लाई कर सकते. ठीक है. एजुकेशन सिस्टम में फिलॉसफी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन हम देखते हैं कि लॉ को भी नहीं कोई इंपॉर्टेंस दी, कॉमर्स को भी नहीं कोई इंपॉर्टेंस दी, और बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं. आप खुद ही देख लो इस टाइम पे आर्ट लिटरेचर बहुत बड़ी एक चीज़ है. लोगों को अगर आपने एजुकेट करना हो ना तो आपकी ड्रामास, आपका आर्ट, आपका लिटरेचर बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ठीक है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कंसेप्ट. फिर दूसरी चीज़ ये कि लोग जो हैं वो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 20 साल तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहना तो आप आवाज़ार होगे, आप चाहोगे कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ दूसरे भी चीज़ पढ़ लूँ. कोई मतलब कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ने का दिल कर सकता है इंसान को, कोई और इंटरेस्ट भी हो सकता है. फिलॉसफी नहीं पढ़ी जा सकती, लोगों की बहुत डिफरेंट टेंडेंसीज होती हैं, हर कोई फिलॉसफी नहीं पढ़ सकता. कोई मेडिकल में जाना चाह सकता है, कोई और भी फील्ड रखना चाह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 20 साल तक आप फिलॉसफी पढ़ते रहो. जस्टिस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वेग है, क्योंकि लॉज के बगैर जस्टिस कैसे पॉसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर जस्टिस कैसे पॉसिबल है. ठीक है. तो ऐसा नहीं हो सकता. और मतलब प्लेटो ने सोचा था कि इंसान बहुत ज़्यादा आइडियल रहेगा, वो कोई क्राइम ही नहीं करेगा, तो उसने जस्टिस सिस्टम बड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया. एब्सोल्यूट मोनार्की है. एब्सोल्यूट मोनार्की में जैसे आपने देखा कि रूल ऑफ द लॉ नहीं है, लॉ के आगे किंग नहीं झुकेगा, बाकी सब लोग झुकेंगे. तो रूल ऑफ द लॉ नहीं है, एब्सोल्यूट मोनार्की है. तो जो पब्लिक ओपिनियन है उसको जब किंग का दिल करेगा वो ओवररूल कर देगा. ठीक है ना. और काफी सारे लोगों को आइडियल स्टेट की रूलिंग क्लास में आने की परमिशन ही नहीं है, ये लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है ना. नो कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल सर्विस एंड लोकल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं दिया उन्होंने. ठीक है. तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा ये क्रिटिसिज्म. अच्छा, अब 8 मिनट रह गए हैं, ये खत्म होने लगा है.
ठीक है, सेशन मतलब के मीटिंग। तो हम आ जाते हैं दोबारा, अभी टाइम है तो हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म भी कंप्लीट करते हैं, फिर जो बाकी रह जाएगा प्लेटो का वो हम कल इंशाल्लाह पूरा करेंगे। मैं अभी मीटिंग एंड कर रही हूँ और आप दोबारा ज्वाइन करें, ओके? कोई है क्वेश्चन अभी इसके हवाले से तो मेरे से पूछ लें, 8 मिनट हैं अभी। और मुझे ये भी बताएं कि आपको कैसा लगा, समझ आई है नहीं, और अगर कोई भी मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपका इशू रिजॉल्व कर दूंगी इंशाल्लाह। चले, वेरी गुड बिस्मा। और कोई सतराम और अब्दुल रसूल और मुजम्मिल है, और हमारे साथ कौन है, एक गजल। आप सबका क्या फीडबैक है, काइंडली मुझे बताएं। मुझे बताएंगे तो अगर आपको कोई इशू होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ओके मुजम्मिल, आपको भी क्लियर है? अच्छा, मैं आपको ना मीटिंग एंड होने में भी 7 मिनट है, हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। आप में से कौन कौन पहली दफा अवेयर होगा अभी, मुझे जरा जल्दी से बताएं, और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ कि आपने कैसे पेपर करना है और आपने तैयारी कैसे करनी है। अच्छा, सही। और कोई? गजल सलीम किधर गायब है, आप हैं भी कि नहीं? गजल है ही नहीं। अब्दुल रसूल आप किधर हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे, अच्छा ठीक है। अब मैं आपको जरा ये बता दूं कि आप जो लेक्चर्स ले रहे हो ना, उसको ना हैंड रिटन, मतलब अपने लेक्चर्स अपने हाथ से लिखो। आपने देखा होगा कि मैं उर्दू बोल रही हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। इंग्लिश में बात नहीं कर रही, समझाना है तो मैं पूरा पूरा स्लाइड्स पढ़ दूंगी, आपको समझ आती है नहीं आती मेरा मतलब कोई नहीं, आप बाद में भी स्लाइड्स पढ़ लोगे तो तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप क्या करो, रजिस्टर बना लो पॉलिटिकल साइंस का, सिर्फ उस पर पॉलिटिकल साइंस का काम करो और उस पर अपने हाथ से नोट्स बनाएं, ताकि जब पेपर की तैयारी करने बैठो ना आप, मतलब जैसे पेपर है कल और आपने आज पढ़ना है, तो आप अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ोगे ना तो आपको आसानी रहेगी। मेरी बात लिख के रख लें कि आपको इसी से आसानी रहेगी, वरना आपको फिर सारा सारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा और पेपर के दौरान इतना टाइम नहीं होता। आपने 2-2 पेपर्स की तैयारी एक एक दिन में करनी है और अगले दिन पेपर होता है। मतलब मोस्टली जब मैंने पेपर्स दिए हैं CSS के, तो ऐसे होता है कि सुबह 9 o'clock पेपर स्टार्ट होता है और हम फिर 5 o'clock फ्री होते हैं। 5 o'clock दूसरा पेपर खत्म होता है, ठीक है। फिर घर आके आपने सोना भी है, आपने रिवाइज भी करना है और अगले दिन दोबारा पेपर होता है 9 o'clock और टू 5 o'clock, ठीक है। बीच में होता है 1-1.5 घंटे का गैप, लेकिन उसमें नॉर्मली बंदा चाहता है कि मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर उस टाइम पे पढ़ने का मूड नहीं होता। तो आप काइंडली अपने हाथों से अपने नोट्स बनाएं। अपने, मैं आपको कह रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का रजिस्टर पूरा लैदा करना, उसमें कुछ नहीं आपने लिखना, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपने बस वो अपने हाथ से लिखना है, ठीक है। इंग्लिश का कोई भी मसला होता है आप मुझे जब, मैम। हाँ जी, हाँ जी बोले। हेलो। हाँ जी, अब्दुल रसूल बोले। हेलो। हाँ जी, जी जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पॉलिटिकल साइंस तो वैसे टेक्निकल, जी जी वैसे टेक्निकल आता है, जो उसका पेपर 2 होता है वो किस पे मुश्तमिल होता है? मतलब क्या पेपर 2 किस पर मुश्तमिल होता है? आई कुडंट अंडरस्टैंड, आप क्या? पॉलिटिकल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 होता है वो किस पे मुश्तमिल होता है? पॉलिटिकल साइंस की पेपर 2 में वैसे मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। उनमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि फीचर्स बता दें, या एग्जेक्टिव की पावर्स बता दें, या लेजिस्लेचर की पावर्स बता दें, सेनेट की पावर्स बता दें, इस तरह की चीजें, ठीक है। रोल ऑफ मिलिट्री टर्की कॉन्स्टिट्यूशन में से आ जाता होता है। चाइना में जो है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी हो जाती है, या मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे।
और जो सेकंड तो पार्ट उसी पेपर के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट में इससे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, दूसरे पार्ट में ज्यादातर पाकिस्तान की हिस्ट्री होती है, जैसे सर सैयद अहमद खान, पाकिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान के रिलेशंस हो सकते हैं। थोड़ा सा ना वो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन है और पाकिस्तान की हिस्ट्री वाला पोर्शन है, पाक अफेयर्स वाला। तो पाक अफेयर्स से वैसा पूरा हो जाता है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगी वो भी। सही है। स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें ड्यूरिंग पेपर्स। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, पॉलिटिकल साइंस के लिए वैसे जो है ना, हम 4 बुक्स रिकमेंड करते हैं। अब्दुल रसूल, मेरे ख्याल से जवाब मैं दे चुकी हूँ, या आपको कुछ और पूछना है अब्दुल रसूल? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम जो पॉलिटिकल साइंस रख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ हम जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रखने, कैसा रहेगा? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रख लो, लेकिन ना मैं आपको ज्यादा जो रिकमेंड करूंगी ना, वो गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा ओवरलैप करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है ना, वो इतना ज्यादा नहीं ओवरलैप करता, आपको फिर भी पढ़ना अच्छा। पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ज्यादा अहम है, मतलब ज्यादा ओवरलैप करता है इसके साथ। वैसे मैं जॉब ही कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, तो फायदा होगा कुछ कि अब नहीं? तो बस आपकी तो चांदी है फिर। जॉब कर रहा हूँ ना डीसी ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेशन का तो काफी पता होता है। सही सही, तो आपको तो आप फिर वो ही रखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट रहेगा आपके लिए। गजल अभी जो है 1:43 1 मिनट 41 सेकेंड है। मैं मीटिंग स्टार्ट करूँ, आपको जवाब देती हूँ। चलो मीटिंग जो है वो मैं जवाब देती हूँ। बुक्स जो है वो हम 4 बताते हैं, मैं आपको ना ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। आप सबको ग्रुप में भेज दूंगी जितनी भी किताबें जो जरूरी होती हैं वो, और अगर मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में हुई तो वो सॉफ्ट फॉर्म में आपको मैं किताबें भेज दूंगी, ठीक है। और जो नोट्स मेरे पास है, मैं सारे आपको नोट्स भी भेज दूंगी। वो परेशान नहीं होना, मैं आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में भेज दूंगी। अगर आपने उसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा के अपने पास रख लेना, सही है। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा सबसे। अच्छा सतराम, मैं आपको ना मीटिंग खत्म होने लगी है, लेस देन 1 मिनट रह गया, हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए जी, कम्युनिज्म पूरा करते हैं। तो जी, प्लेटो की थ्योरी में कम्युनिज्म है क्या? अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कम्युनिज्म का कंसेप्ट क्या है। कम्युनिज्म जो है ना, वो कहते हैं कि ना जो चीज है ना वो सबकी है, ठीक है। और जिसको ना उसमें से कोई ना कोई फायदा चाहिए ना, तो वो इतना फायदा ले ले कि उससे दूसरे का नुकसान ना हो। कम्युनिज्म ये कहते हैं, ठीक है। कम्युनिज्म में नॉर्मली हम देखते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं वो सबके हैं, और सब उसमें से उतना उतना ले लेते हैं जितनी उनकी नीड हो, ठीक है। तो मार्क्स ने ये कंसेप्ट दिया था कम्युनिज्म का, और उससे पहले हमारे पास जीन जैकब रूसो है, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। लेकिन प्लेटो जो एक मतलब प्लेटो से पहले थोड़ी दिया होगा, लेकिन हम इनमें भी पढ़ेंगे, इन दोनों में। प्लेटो ने जो बात की ना, उसने कहा कि ना 2 क्लासेस है ना, उनको हम प्रॉपर्टी और फैमिली का कम्युनिज्म दें, ठीक है। अब इसका कम्युनिज्म देखने का क्या मतलब है कि जो पूरी स्टेट है ना, वो रूलिंग क्लास की भी फैमिली है और मिलिट्री क्लास की भी फैमिली है। उनकी कोई प्राइवेट फैमिली नहीं हो सकती, अपनी फैमिली, शादी करके बच्चे नहीं कर सकते वो, ठीक है, ना ही शादी कर सकते हैं। और उनको प्रॉपर्टी भी नहीं दी जाएगी, पूरी स्टेट ही उनकी है, वो यही कहते हैं, ठीक है। तो पूरी स्टेट को अपनी स्टेट समझे, और प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। क्यों? हमने पहले ही बात की कि वो कह रहे हैं कि जो फैमिली, वो दौलत और औरत दोनों डिस्टर्बेंस, एज प्लेटो सेड, कि ये कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस होते हैं। इंसान ने कभी भी करप्शन करनी हो ना, तो वो इसीलिए करता है कि भाई मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, या मैंने अपनी जायदाद बढ़ानी है, मैंने अपनी फैक्ट्रियाँ बढ़ानी है, मैं अमेरिका में भी घर लेना चाहती हूँ, तो मैं यूके में भी घर लेना चाहती हूँ, सही। तो जब हम कह रहे हैं कि जब हम उनको फैमिली प्रॉपर्टी दोनों से डिप्राइव कर देंगे ना, तो वो करप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। वो करप्शन नहीं करेंगे और मसले मसाइल नहीं खड़े करेंगे, तो वो सबसे लॉयल रहेगी स्टेट के साथ। प्लेटो ये सोच रहा है, ठीक है। तो इसे हम हाफ कम्युनिज्म कहते हैं। हाफ कम्युनिज्म क्यों कहते हैं? कि जो रूलिंग क्लास और मिलिट्री क्लास है ना, वो दोनों मिला के ना इतनी पॉपुलेशन हो जाती है जितनी आर्टिसन क्लास, क्योंकि नॉर्मली आर्टिसन क्लास बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। रूलिंग क्लास और मिलिट्री क्लास दोनों मिला के उतनी होती है,
सही। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो है वो सिर्फ 2 क्लासेस जो है ना, पहली 2 क्लासेस उनको हम फैमिली और प्रॉपर्टी दोनों से डिप्राइव करें, ठीक है। आधी पॉपुलेशन को हम किसी और तरह डील करेंगे और आधी पॉपुलेशन को हम किसी और तरह डील करें। फिर एक और चीज उन्होंने बताई कि फ्री ट्रेड का कंसेप्ट दिया, ठीक है। कहते हैं कि ना फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। टैरिफ्स नहीं होने चाहिए, टैक्सेस वगैरह नहीं होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा ट्रेड हो सके पार्टनर्स के साथ और इकोनॉमी फैलेगी फूलेगी। फिर कहते हैं कि ना फ्री ट्रेड जो है ना वो कंपटीशन को भी ज़्यादा इंक्रीज करेगी और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्रेडर्स के लिए प्लेग्राउंड सेट होगा और मोनोपोली नहीं होना चाहिए, रूलिंग क्लास की मोनोपोली जो है वो उसके अगेंस्ट है। और वो कहते थे कि ना इंटरफेरेंस ना करें, जो भी मार्केट में आना चाह रहा है उसके प्रोडक्ट बिकनी चाहिए, जो भी जिस चीज़ की आवाज़ से ट्रेड करना चाह रहा है उसे करना चाहिए। उन्होंने आइडिया क्यों दिया था कम्युनिज्म का? उन्होंने आइडिया इसलिए दिया था कि 2 चीज़ें, स्टेट की स्टेबिलिटी को उन्होंने जहन में सबसे पहले रखा कि हम रूलिंग क्लास से मिलिट्री क्लास को अगर डिप्राइव कर दें 2 चीज़ों से तो करप्शन ही नहीं होगी, जब करप्शन ही नहीं होगी तो स्टेट स्टेबल रहेगी। दूसरा क्या था कि वो चाह रहे थे कि जो दोनों क्लासेस है ना ऊपर वाली, वो बहुत अहम है स्टेट के लिए, स्टेट एक्चुअली में चलनी ही उसके साथ है, ठीक है। तो कह रहे थे कि ना वो क्लास अगर स्टेट के साथ लॉयल नहीं रहेगी ना, अपनी फैमिली और अपनी प्रॉपर्टी के साथ लॉयल रहेगी, तो स्टेट का बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्फिशनेस को एंड करना था और उनको लॉयल बनाना था स्टेट के साथ, तो उन्होंने ये आइडिया दिया प्लेटो ने, ठीक है। To abolish interconflicts among the various classes of the state, मतलब वो ये भी चाह रहे थे कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना स्टेट में डिफरेंट क्लासेस के बीच में, वो फैमिली की वजह से आ सकते हैं, प्रॉपर्टी की वजह से आ सकते हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। जब 2 क्लासेस ओन ही नहीं करें किसी चीज़ को, तो वो किसी तीसरी चीज़ के साथ लड़ेंगे भी नहीं। ना रूलिंग क्लास ना मिलिट्री क्लास का कोई झगड़ा आना किसी भी चीज़ के पीछे, और ना ही इन दोनों क्लासेस का आर्टिसन क्लास के साथ कोई झगड़ा आना, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि सुकून का माहौल है। क्रिटिसिज्म क्या है इनके ऊपर? क्रिटिसिज्म ये है, अगेन ये बहुत थ्योरेटिकल सारे प्रैक्टिकल सा कंसेप्ट है। आप जो है वो एक क्लास को तो कुछ भी नहीं दे रहे, 2 क्लासेस को कुछ भी नहीं दे रहे हो और एक क्लास को सब कुछ ही दे रहे हो। ह्यूमन साइकोलॉजी की भी अगेंस्ट है, वो फिर चाहेंगे कि हम रूलिंग क्लास और मिलिट्री क्लास का पार्टी ना बने। नॉर्मली इंसान की वो बताया ना जरूरियात कुछ फैमिली से ही पूरी होती है, जब फैमिली से वो ज़रूरत पूरी ही नहीं हो रही, जब फैमिली ही नहीं है तो वो ज़रूरियात पूरी भी नहीं होगी, ठीक है। फैमिली के साथ हमारी अटैचमेंट होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट फैमिली के साथ होती है। वो कम्युनिज्म दे दो और ये कहो जी भाई पूरी स्टेट आपकी फैमिली और पूरी स्टेट आपका घर है, तो वो अटैचमेंट उसके साथ नहीं हो सकती, नेवर, ठीक है ना। फिर हाफ कम्युनिज्म, वही बात के हाफ सोसाइटी को आप डिफरेंटली ट्रीट करें और हाफ सोसाइटी को डिफरेंटली ट्रीट करें, ये भी बहुत अजीब सी बात है, वेग सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कलेक्टिविज्म को फोकस किया हुआ है, इंडिविजुअलिज्म को तो इग्नोर कर दिया बिल्कुल ही, ठीक है। वो पूरी क्लास की बात करें कि रूलिंग क्लास और मिलिट्री क्लास पूरी कलेक्टिवली जो है उसको कम्युनिज्म दे दिया और पूरी आर्टिसन क्लास को आपने कम्युनिज्म से बाहर रखा है, ठीक है। तो इंडिविजुअलिज्म को इग्नोर किया, प्राइवेट ओनरशिप नहीं दी पहले 2 क्लासेस को। जब इंसान के पास कोई एक एम ही नहीं है, कोई एक मतलब वो गोल सेट कर सकता है कि हाँ जी मैंने इतनी बड़ी जायदाद लेनी है या इतना बड़ा घर बनाना है, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी होगी उसके पास। नॉर्मली हम लोग प्राइवेट ओनरशिप की वजह से तो काम करते हैं कि भाई मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर लेना है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो जब कम्युनिज्म होती है ना तो वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। हमने अपनी हिस्ट्री में इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है, कम्युनिज्म का रशिया टूट गया था, ठीक है। स्टेट की प्रोडक्टिविटी बहुत स्लो हो गई और अपर क्लास काम ही नहीं करेगी, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, और वो जब अपर क्लास काम ही नहीं करेगी तो कहाँ जाना है स्टेट ने, ना रूलिंग क्लास काम करिए ना मिलिट्री क्लास काम करिए, क्योंकि ना हम इन उनके काम के रिवॉर्ड में कुछ दे ही नहीं रहे, ठीक है। फिर आप मेरी बात मतलब पे गौर करें
कि जी 50 साल की एजुकेशन ले रही है रूलिंग क्लास और 30 साल की एजुकेशन ले रही है मिलिट्री क्लास, और आर्टिसन जो है वो तकरीबन 20 साल पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में वो 20 साल पढ़ के उन्हें सब कुछ मिल रहा है, मतलब उनको जायदाद भी मिल रही है, उनको पैसा भी मिल रहा है, उनको फैमिली भी मिल रही है। और ये 50 साल की मेहनत और 30 साल की मेहनत के बाद भी ना फैमिली मिल रही है ना स्टेट मिल रही है, तो कोई काम करेगा? वो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई हम फिलोसफर किंग बने, हम मिलिट्री क्लास में जाए, वो सारे कहेंगे हम आर्टिसन ही बन जाते हैं, कोई भी नहीं जाएगा। फिर ये जो हाफ कम्युनिज्म वाली बात की और बताया कि जी वुमेन इज द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, तो औरत का स्टेटस बहुत लो कर दिया। और मतलब अगर प्लेटो को किसी ने अगर पढ़ा है ना कोई आर्टिकल, तो इसके वाले से मतलब उसने बातें बड़ी अजीब अजीब सी की हैं कि जी जितनी भी औरतें हैं वो सारी मिलिट्री क्लास और रूलिंग क्लास की वाइफ्स हैं, और वो कहते हैं कि ना साल में कोई एक फेस्टिवल ऐसा रखा जाएगा जिसमें जो भी किसी लेडी के साथ इंटरकोर्स करना चाहता तो वो कर ले, ठीक है। तो वो बहुत अजीब सी औरत के बारे से बात की, उसको ब्रीडिंग मशीन बना लिया कि हाँ जी बस बच्चे पैदा करने हैं तो वो औरत बच्चे पैदा कर लेगी इस तरह, कोई कोई जज्बात इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखी उसके साथ, ठीक है। फिर कंसेप्ट ऑफ कॉमन चिल्ड्रन इज वेग, मतलब व्हाट इज दिस कि स्टेट या एक क्लास किस तरह हर इंसान को अपना बच्चा समझ सकती है, और जो स्टेट में जितने भी बच्चे हैं उनको अपना बच्चा समझा जा सकता है। मिलिट्री क्लास और रूलिंग क्लास कैसे समझ लेगी? अपनी औलाद तो अपनी ही होती है, हर कोई किसी भी औलाद के साथ वो रिश्ता नहीं कायम हो सकता जो अपनी औलाद के साथ होता है। हैंडीकैप्स के वाले से ये कहते हैं जी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो माजूर है, चल फिर नहीं सकता या काम नहीं कर सकता या दिमागी तौर पे कमजोर है, तो उसको हॉस्पिटल्स में ट्रीट किया जाए, और अगर वो सही नहीं हो सकता तो उसे कत्ल कर दें, क्योंकि वो कहते हैं कि ना ये लोग जो है ना ये बोझ है, स्टेट पर बोझ है, तो हमें इन बोझों की जरूरत नहीं है। तो बहुत अजीब सा एक ब्रूटल सा उसका कंसेप्ट था ये। इसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा, लेकिन अब हम एजुकेशन सिस्टम इंशाल्लाह कल करेंगे। अब की मीटिंग अगेन खत्म होने लगी है, सही। तो कल इंशाल्लाह 6 बजे दोबारा, और मैं इंतज़ार करूँगी कि आप सब जो है वो पढ़कर आए होंगे जितना भी मैंने पढ़ाया वो भी, और इसके अलावा स्लाइड्स मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। पास पेपर्स लाजमी देखकर आएगा, और देखकर आएगा कि प्लेटो के कौन से क्वेश्चन आए थे और अभी तक कितने कितने फिलोसफर्स उन्होंने पूछ लिए हैं, तो आप सब मुझे बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से फिलोसफर्स आज तक पूछे, सही है। तो फिर कोई सवाल है इस हवाले से, कोई क्वेश्चन, कोई क्या कहते हैं उसको, इशू, तो पूछे, फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। टाइम ऊपर ही हो गया 1 घंटे से। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, गुड। तो फिर हम खत्म करें मीटिंग। गजल, मुजम्मिल, इतराम और अब्दुल रसूल, चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। क्या करूं? तो जी हमने देख लिया प्लेटो का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो अब हमारे पास जो है प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम है। उसने क्या कहा था प्लेटो ने एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कि स्टेट को रेगुलेट करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए जो कि एजुकेशन दे, क्योंकि ना प्लेटो के हिसाब से एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी, और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है एजुकेशन देने लगेंगे तो यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी, हर कोई अपने अपने तरीके की चीज पढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे जो है इश्यूज अराइज होंगे, और वो जो मकसद है ना एजुकेशन सिस्टम का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटो ने जो अपनी जो है एजुकेशन सिस्टम की क्लासिफिकेशन की है वो एज वाइज की है। फर्स्ट जो है वो प्राइमरी फेज है, और सेकंड जो है वो सेकेंडरी फेज, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी फेज को हम देख लेते हैं। प्राइमरी फेज में क्या है, 3 सब फेजेस है।
पहले फेज में 1 से 6 साल की एजुकेशन दी जाएगी, जिसमें से स्टोरी टेलिंग टाइप की एजुकेशन होगी, बच्चों को मोरालिटी और एथिक्स वगैरह इस तरह की चीजें सिखाई जाएंगी, और गुड और बैड में डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा, ताकि वो एक अच्छे मॉरल वैल्यूज वाले जो है ना वो बच्चे बन सके। ठीक है, इन फ्यूचर लाइफ वो एक अच्छा सिटीजन प्रोवाइड करें स्टेट को। ठीक है, फिर 6 से 18 ईयर्स तक की एजुकेशन है, जिसमें मेंटल और फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, मेंटल और फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी। अब मेंटल एजुकेशन जो है वो फिलोसफी, मैथमेटिक्स, लॉजिक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह में दी जाएगी, और जो फिजिकल एजुकेशन है वो जिमनास्टिक्स, म्यूजिक, इस तरह की चीजें दी जाएंगी। ठीक है, तो मतलब 6 से 18 ईयर्स में आपको दोनों तरह की एजुकेशन दी जा रही है, फिजिकल भी और मेंटल भी, और ये लाजमी है। ठीक है, फिर 18 से 20 साल तक का तकरीबन 2 साल हो जाएंगे, तो इस 2 साल में जो एजुकेशन है वो फिलोसफी की एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी पढ़ाई जाएगी, और कोई चीज नहीं, पूरे 2 साल। अब टोटल हो गए 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, और जो लोग उस एग्जाम में पास होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, वो सेकेंडरी फेज ऑफ एजुकेशन में चले जाएंगे। लेकिन इस 20 साल के बाद वो लोग जो पेपर में फेल हो जाते हैं, तो वो कोई ना इतने अच्छे दिमाग के, इतने अच्छे जहन के या इतनी अच्छी दिसामत के लोग नहीं है, तो वो अगली क्लास में नहीं प्रमोट होंगे, और वो यही उनका एजुकेशन का सफर खत्म। ठीक है, और वो अब एक आर्टिसन क्लास बनाएंगे। ठीक है, अब इनको आजादी है कि जो बिजनेस करना चाहे बिजनेस करें, जो मर्जी करें। ठीक है, अब इधर से इनका एजुकेशन का सफर खत्म। यहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंडरी फेज ऑफ एजुकेशन। सेकेंडरी फेज ऑफ एजुकेशन, जैसे हमने फर्स्ट 20 ईयर्स पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे जो है एजुकेशन में जिन्होंने फिजिकली अच्छा परफॉर्म किया था उनको फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी, और जिन्होंने मेंटली अच्छा परफॉर्म किया था मेंटल एजुकेशन में, उन्हें जो है वो मेंटल एजुकेशन दी जाएगी। फाइन। 6 to 18 ईयर्स की एजुकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हमने उनको 2 तरह की एजुकेशन दी, फिजिकल और मेंटल। अब 2 साल, फिर 3 साल हमने उन्हें फिलोसफी पढ़ाई। अब इसके बाद हमने पेपर लिया। जब हमने पेपर लिया और हमें नजर आया कि हाँ जी कुछ लोगों ने फिजिकल एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम उन्हें 10 साल की एजुकेशन मजीद देंगे, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जिसमें हम उन्हें जिमनास्टिक्स, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स और इस तरह की चीजें सिखाएंगे ताकि वो फिजिकली मजीद स्ट्रांग हो जाएं। तो हम उन्हें मिलिट्री क्लास में भेज देंगे। ठीक है, तो ये मिलिट्री क्लास बना देंगे। ये जितने भी लोग होंगे मिलिट्री क्लास में चले जाएंगे। सेकेंड, वो लोग जो मेंटली मतलब पेपर में मेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेंगे, मतलब हमें नजर आएगा कि हाँ जी ये लोग अच्छे हैं मेंटल एजुकेशन में, तो हम उन्हें मजीद 10 ईयर्स की एजुकेशन मेंटल एजुकेशन देंगे, जिसमें हमने बताया कि जी फिलोसफी पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मजीद मतलब लॉजिक, इस तरह की चीजें पढ़ाई जाएंगी, और वो सब लोग टीचर्स और मजिस्ट्रेट लग जाएंगे। ठीक है, अब इन टीचर्स और मजिस्ट्रेट का अगर दिल कर रहा है ना मजीद आगे पढ़ने का, तो इनका भी एक एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और जो बंदा, जो टीचर या मजिस्ट्रेट या ऐसे लोग जिन्होंने मेंटल एजुकेशन ली थी, तो वो अगर इस एग्जामिनेशन को पास कर जाते हैं, तो अब हम उनको 20 साल मजीद बस फिलोसफी पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब प्लेटो इस चीज को कैसे जस्टिफाई करता है कि फिलोसफी ही क्यों पढ़ानी चाहिए? वो कहते हैं कि ना जो फिलोसफी है एक डीप नॉलेज है, इंसान सोचता है, तफक्कुर करता है, ठीक है, फिक्र करता है, और वो चीज़ों के हल निकालता है, मसलों के हल निकालता है, किसी इशू के सॉल्यूशन के साथ वो अपनी डीप थिंकिंग से किसी सॉल्यूशन के साथ वो आता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ना फिलोसफी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिलोसफी पढ़ने वाला बंदा बहुत ज़्यादा डीप साइटेड होगा। ठीक है, उसके पास वास्ट नॉलेज होगा, ह्यूमन इश्यूज को अंडरस्टैंड करेगा और स्टेट के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेगा, और वो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस ला सकता है। बाकी और कोई क्लास इतने अच्छे सॉल्यूशंस नहीं ला सकती, मतलब ना आर्टिसन क्लास, ना मिलिट्री क्लास और ना ही टीचर्स मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो फिलोसफी पढ़ने वाला ही बंदा ऐसा कुछ सॉल्यूशन लाएगा जिससे लोग खुशहाल रहेंगे, क्योंकि स्टेट में वो चाहते हैं कि लोग सारे लोग जो है वो आसानी की जिंदगी बसर करें। ठीक है, फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम में हम देख लेते हैं कि क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेट ने ये लोगों पर लाजिम कर दिया है कि आपने एजुकेशन लेनी है, चाहे इंसान लेना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, लेकिन ये स्टेट की जरूरत है और हर किसी को लेना है, जबरदस्ती लेना है। ठीक है,
कोई बंदा नहीं कह सकता भाई मैंने नहीं जाना स्कूल, नहीं, कोई पेरेंट्स नहीं ये सोच सकते भाई अपने बेटे को मैकेनिक बना दो, क्या जरूरत है उसे पहली क्लास में भेजने की, ठीक है। तो आप नहीं ये कर सकते, स्टेट ने लाजमी कर दिया है, प्लेटो की आइडियल स्टेट में ही लाजमी हो गया। क्लासेस सिस्टम जितने भी हम देख रहे हैं इसी से बन रही है। आपने देखा कि पहला एग्जामिनेशन जो सब फेल कर जाते हैं वो सब आर्टिफिशियल क्लास बनाते हैं। दूसरा, फिजिकल एजुकेशन में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको फिजिकल एजुकेशन जो 10 इयर्स हम देते हैं जिससे मिलिट्री क्लास आती है। फिर यही एजुकेशन सिस्टम है हमें जो है वो रूलिंग क्लास तक भी पहुंचाता है, ठीक है। तो क्लास सिस्टम बनाना है तो ये एजुकेशन सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेशल एम्फोसिस हम देखते हैं फिलोसफी पे है, म्यूजिक पे है, जिम्नास्टिक्स पे है, और मॉडर्न सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट कर दिया है। कोई लॉ या मतलब इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे लाइक बायोलॉजी, मेडिसिन और लिटरेचर, सब कुछ बैन है, कुछ नहीं पढ़ सकते आप। रिजिड एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो फेल हो गया वो फेल हो गया, वो जिंदगी में दोबारा आगे नहीं पढ़ सकता। जेंडर इक्वालिटी है, चाहे वो मर्द है या औरत है, सबको एजुकेशन लेनी है, ये जरूरी है, ठीक है। कोई औरत ये नहीं कह सकती कि भाई मेरी शादी होगी तो मैंने अब आगे नहीं पढ़ना, ठीक है, उसे पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है, कम से कम पहले 18 साल तो बहुत जरूरी है। फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड में मतलब यही है कि वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जो है वो उनको निकाल रही है लोगों में से, ठीक है। जितने भी लोग में जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन है ना वो डिफाइन एजुकेशन सिस्टम कर रहा है। स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है ये एजुकेशन सिस्टम, वरना प्लेटो क्लैडल स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी अगर ये एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। फिलोसफर किंग भी हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम से ही निकल रहा है, जो 20 इयर्स की एजुकेशन लेके फिलोसफर किंग बन जाएगा। क्रिटिकल एवेल्युएशन के हवाले से वैसे नॉर्मली मेरे से लोग पूछते हैं क्रिटिकल एवेल्युएशन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं क्रिटिकल एवेल्युएशन में हमने ये देखना होता है कि हमने उसकी अच्छी बातें भी लिखनी है, बुरी बातें भी लिखनी है, ठीक है, तो क्रिटिकल एवेल्युएशन होता है। तो हम ये देखते हैं कि उसका मेन फोकस किस चीज़ पे रहा है, एज पे रहा है, मेंटल एबिलिटी पे नहीं रहा, ठीक है। उसने ये नहीं देखा कि जी लोग जो है उनकी डिफरेंट डिफरेंट टेंडेंसीज हो सकती हैं एक एज में होते हुए भी, या हो सकता है कि कोई एक 10 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे से ज़्यादा मैच्योर भी हो सकता है, ठीक है। उसने एज पे फोकस किया, मेंटल एबिलिटीज पे फोकस नहीं किया, और उसके हिसाब से वो लोगों को एजुकेशन देगा। प्लेटो फिलॉसफी पे बहुत ही ज़्यादा जोर दे दिया है, और हम देखते हैं कि वेरी लिमिटेड जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को इग्नोर किया है, इम्प्रैक्टिकल है, आइडियल है, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें चेंज कर करके हम थोड़ा बहुत इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो नर्सरी, प्ले ग्रुप, केजी के लेवल पे जो प्लेटो का कंसेप्ट एजुकेशन देने का, स्टोरी टेलिंग, मोरल एथिक्स और ये वो, तो हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जापान में। और अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम मैंने सुना था इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि एग्जामिनेशन नहीं होगी 5 क्लास तक, क्योंकि ये बच्चों में जो है वो एक तरह से फेलियर और क्या कहते हैं उसको, एहसास कमतरी जो है वो उसको बढ़ावा देता है एग्जाम में फेल होना, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि प्लेटो ने जो हमें एजुकेशन सिस्टम दिया है, इतना आइडियल दिया है कि हमें इसका हिस्टोरिकल प्रूफ भी नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, ये हो गया हमारा एक कंसेप्ट पूरा एजुकेशन सिस्टम का। अगर आपको इसमें से कोई भी इशू है मुझे बताएं, मैं आपकी क्यूरीज को आंसर करती हूँ। आप लोग अपने माइक खोल के तो वो सवाल कर सकते हो चैट में, चाहे ना हो। और काइंडली मुझे बताओ कि आप लोग को समझ भी आया है या नहीं, मैं खुद से ही बातें करती रही हूँ। स्पेशली मिस धूपिया, आप जरूर अपना फीडबैक दें। मैम अभी तक तो समझ आ रहा है, अच्छा जा रहा है। थैंक यू। और कोई सवाल है आपका? मैम इसमें सेकेंडरी फेज में आपने कहा था कि ये फिजिकल स्ट्रांग जो पीपल हैं ये मिलिट्री क्लास ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या ऑब्लिगेशन होगी उनके ऊपर कि ये इनको मिलिट्री क्लास ज्वाइन करना है, या
मतलब इनके पास चॉइस भी हो सकती है कि वो आगे बढ़ भी सकते हैं? नहीं नहीं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो अगर फिजिकल पेपर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें तो वो मिलिट्री क्लास ही ज्वाइन करेंगे, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए तो है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम है ना, और स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम है। अगर वो चाहें कि भाई नहीं मैंने फिजिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन मैं तो रूलिंग क्लास में जाना चाह रहा हूँ, तो वो उसकी सारी वो जो स्पेशलाइजेशन है ना लोगों की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो जस्टिस सिस्टम के भी अगेंस्ट जाएगा कि जिसका काम उसी को साथ है। अभी हम इसके जस्टिस सिस्टम पे भी आते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। और आगे चले आप, अगर किसी को चलें, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, हम आगे चलते हैं। चले फिलोसफर किंग पे आगे हम, अब ये है क्या चीज फिलोसफर किंग, हम देख लेते हैं कि पहली चीज जो है वो हमने ये देखते हैं कि प्लेटो इसको जस्टिफाई कैसे करा है। फिलोसफर किंग में हमने बात की थी कि जी वो बंदा जो तकरीबन 20 इयर्स एक्स्ट्रा पढ़ेगा बाकी सबसे, और वो सिर्फ फिलोसफी पढ़ता जाएगा और वो सबसे डीप कनेक्टेड होगा। इसका माइक खुला है आई गेस। ये जो ਇੱਥੇ ਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਛੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗੜੂਚ ਜਾਏ ਗੜੂਚ अजीत अपना माइक बंद करें प्लीज, इधर से मिक्स हो रहा है। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जी फिलोसफर किंग के बारे में मैं बात कर रही थी कि उसने फिलोसफी पढ़ी है, 20 इयर्स तक फिलोसफी पढ़ता रहा है और वो बंदा सबसे ज़्यादा ज़हीन है। तो प्लेटो इसको जस्टिफाई कैसे करें कि इसका जो मकाम है वो ज़रूर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, क्या बात करें इसके बारे में। प्लेटो का मानना है कि गवर्नमेंट जो है ना वो एक आर्ट है, जिससे हमने पहले बात की थी कल कि प्लेटो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, और मैंने ये भी बताया था कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि सोक्रेटिस डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। प्लेटो कहते थे जो कि एक्चुअली में सोक्रेटिस कहते थे कि जो गवर्नमेंट है और जो पॉलिटिक्स है ना उसमें सिर्फ पढ़े लिखे बंदे को आना चाहिए। जैसे कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर इंजीनियरिंग कर सकता है, इसी तरह डॉक्टर है वो मेडिसिन की डिग्री और सर्जरी में की डिग्री लेके फिर प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसी तरह जो भी पॉलिटिक्स में आ रहा है उसको कम से कम पॉलिटिक्स की नो हाउ होनी चाहिए, वो एक पढ़ा लिखा बंदा हो इस हवाले से। तो प्लेटो ये बात कहते थे, ठीक है, और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। अब डेमोक्रेसी के ऑपोजिट जो सिस्टम आता है हमारे पास वो मोनार्की का कंसेप्ट आता है, और ये मोनार्की के सपोर्ट में थे, ठीक है। लेकिन ये हेरिडिटी मोनार्की के सपोर्ट में नहीं थे और ना ही किसी ऐसे बंदे को मोनार्क बनाना चाहते थे जिसको कुछ भी ना आता हो, ठीक है। तो ये कहते हैं मतलब डेमोक्रेसी में हम किसी भी बंदे को पढ़ ले आते, चाहे उसके पास नॉलेज है नहीं है, लोगों ने वोट डाला इसलिए वो ऊपर आ गया, लेकिन वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट एक आर्ट है, ठीक है, तो आर्ट को आर्टिस्ट को ही परफॉर्म करना चाहिए। अब अगर कोई बंदा है जिसने कभी पेंट्स पकड़े नहीं है और मैं उसे कहूँ जी भाई ये ब्रशेस है और ये ब्रश है, आप ये सीनरी बना दे जो सामने आपको नजर आ रही है, तो उससे नहीं बनेगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई बंदा है जिसने ये चीज सीखी है तो वो तो काम कर सकता है ना। तो वो कहता है गवर्नमेंट भी किसी ऐसे बंदे को चलानी चाहिए, पॉलिटिक्स में सिर्फ उन लोगों को आना चाहिए जो इस आर्ट को समझते हैं, जो इसको चलाना जानते हैं, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो एक और बात कहते हैं कि नॉलेज वर्चू है। प्लेटो का कंसेप्ट था कि नॉलेज एक वर्चू है, जो इंसान सबसे ज्यादा जो है वो नॉलेजेबल है वो सबसे ज्यादा वर्चुअस है, ठीक है। और जो इंसान ज्यादा सीख रहा है ना उसे ज्यादा पता होगा। उसकी एक प्लेटो की एक थ्योरी थी एलिगेरी ऑफ द केव, में डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ इस तरह का ही है कि इंसान जो है वो जब सीखता जाता है ना, नॉलेज गेन करता जाता है, तो उसकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना वो खुलती जाती है और वो फिर समझना शुरू हो जाता है नेचर के राजों को। तो इस तरह की कोई चीज़ है एलिगेरी ऑफ द केव। तो वो वहां से वो एक कंसेप्ट ड्राइव करते हैं कि नॉलेज वर्चू है, ठीक है। तो जो सबसे वर्चुअस मैन है ना उसको रूल करना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं प्लेटो की गवर्नमेंट एक आर्ट है, नॉलेज एक वर्चू है, और सबसे जो वर्चुअस मैन है ना उसको रूल करना चाहिए, उसका हक बनता है। और आइडियल स्टेट तो फिर ऐसी होगी ना जिसमें सबसे अच्छा बंदा, सबसे पायस बंदा वो टॉप पर है,
मतलब अगर हम अपने हमारी जो एक रिलीजियस बुक है कुरान पाक, उसमें भी देखें तो जैसी अवाम होगी वैसा ही उनके ऊपर रूलर होगा। तो जब रूलर सबसे अच्छा होगा ना, तो अवाम भी सबसे अच्छी होगी। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं कि फिलॉसफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वही बात कि ये इंसान को डीप साइटेडनेस देती है, वो डीप थिंकर होता है, लोगों के मसलों को रूट में जाकर समझता है, एबिलिटी होती है उसके पास कि वो मैटर्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। तो फिलॉसफर किंग तो सबसे अच्छा है इस हवाले से। फिलॉसफर किंग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है उन सब लोगों में जिन्होंने एग्जाम दिया था और फेल हो गए। फिलॉसफर किंग सब में पास हो गया, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये उसका राइट बनता है भाई, उसे उसका हक ना छीने, वो कहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे को रूल करना चाहिए। प्लेटो मतलब कि ऐसा लगता है कि खुद रूलर बनना चाह रहा था, वो कहता है मैं सबसे ज्यादा जानने वाला इंसान मैं खुद ही हूँ। फिर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जब हम देखते हैं, प्लेटो का कंसेप्ट है, तो उसकी बुनियाद पर तो फिलोसफर किंग का ही हक बनता है भाई कि वो ब्रेन है एक तरह से, और सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, सबसे ज्यादा वर्चुअस है। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कहती है भाई इसी को रूल करना चाहिए, तो मिलिट्री क्लास का बंदा और आर्टिसन क्लास का बंदा आके नहीं रूल कर सकता। ठीक है, और फिलोसफर किंग जिस तरह एजुकेशन सिस्टम आइडियल स्टेट की नीड था, फिलोसफर किंग भी आइडियल स्टेट की एक जरूरत है। ठीक है, तो ये कुछ जस्टिफिकेशंस हैं जो प्लेटो देते हैं। क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है इसके ऊपर? अच्छा, जरा आप में से कोई मुझे बता सकता है क्रिटिसिज्म क्या कर सकते हैं हम इस चीज पे? किसी के भी जहन में अगर कोई क्रिटिसिज्म आ रहा है तो मुझे काइंडली बताएं, माइक खोल के बताएं। चैट में बता दो कि नहीं आ रहा जहन में, या आ रहा है जो भी। हाँ बिस्मा, आप ठीक कह रही हो कि जरूरी तो नहीं जो भी फिलॉसफी पढ़ेगा वो इतना शार्प हो जाए जितना इन्होंने बताया। ठीक है, और कोई है? फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स कोई है जहन में क्रिटिसिज्म? ऐसा फिलॉसफर किंग कभी देखा है आपने? हिस्टोरिकल प्रूफ है आपके सामने इस चीज का? तो ऐसा फिलॉसफर किंग कभी किसी ने देखा ही नहीं है। तो ये आइडियल कंसेप्ट है। अगेन प्लेटो बहुत ज्यादा ना आइडियल थे, तो वो आइडियल बातें कर रहे हैं, तो टोटली जो है वो क्या कहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला इंसान। तो पहली चीज जो है ना, हम कहते हैं कि फिलॉसफर किंग जो है वो मैन ऑफ द वर्ड्स है। चैट नहीं खुल रही। अच्छा, कह रहे हैं साजिद के फिलॉसफर किंग वुड बी अ मैन ऑफ द वर्ड्स, मे नॉट बी अ मैन ऑफ प्रैक्टिकलिटी। यस, फिलॉसफर किंग इज द मैन ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, अच्छा चले अब हम शुरू करते हैं। क्रिटिसिज्म इसमें क्या क्या हो सकता है? पहली चीज वो वही वाली बात कि फिलॉसफर किंग इज द मैन ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, वो मैन ऑफ द एक्शन नहीं है, वो बोल्ड स्टेप्स नहीं ले सकता। अगर कोई जो है वो डीप साइटेड है, और डीप साइटेडनेस में इंसान सोचता ही रह जाता है, वो वक्त एक्शन का जब आता है तो वो वक्त गुजर चुका होता है एक्शन लेने वाला। ठीक है ना, मतलब जब वो एक्शन लेने के लिए तैयार होता है तो एक्शन लेने वाला वक्त गुजर जाता है। अगर कोई उसकी सल्तनत पे हमला कर दे तो वो भी सोचेगा ही कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, तो उसकी स्टेट तब तक खत्म हो चुकी होगी, वो फौज को तैयार भी नहीं कर सकेगा। तो बोल्ड स्टेप्स नहीं ले सकते, स्विफ्ट एक्शंस नहीं ले सकते। वो थोड़े से ना लेजी बंदे होते हैं, जो दिमाग का काम करते हैं ना, देखा होगा बहुत लेजी बंदे होते हैं। ठीक है, डेप्रिवेशन ऑफ द रूलिंग क्लास। अब रूलिंग क्लास की डेप्रिवेशन कैसे? आप देखें कि बेचारा 50 साल पढ़ रहा है, पागलों की तरह पढ़े जा रहा है, उसको ना फैमिली मिल रही है और ना ही प्रॉपर्टी मिल रही है, और इतनी ज्यादा मुशक्कत पूरी जिंदगी में। इंसान, मैंने कल भी बात की थी कि फैमिली इज समथिंग एल्स। आपकी वो चीजें आपके फ्रेंड्स पूरी नहीं कर सकते जो आपके भाई बहन हैं या माँ बाप हैं। ठीक है,
तो फैमिली इज फैमिली, ठीक है। और प्रॉपर्टी इज लाइक अ गोल, कि आप इतना काम करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, या आप इतना घर बना सकोगे इतने अच्छे काम करने के बाद, तो आपको ऐसा कुछ रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप काम क्यों करोगे? डेप्रिवेशन ऑफ द रूलिंग क्लास, सही। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, रियली इम्प्रैक्टिकल है, और ऐसा हमने हिस्ट्री में कभी कोई किंग देखा भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जो किंग्स होते हैं वो ऐसे ही चाहते हैं कि भाई हमारे पास इस महल हो, गार्डन्स हो और सारे प्रिविलेजेस हमें मिले। तो कोई ऐसा किंग आपको मिलेगा जो चाहेगा हमें कोई प्रिविलेज भी ना मिले और मैं इतना काम भी करूँ? बहुत 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 आइडियल कंसेप्ट है, ठीक है। फिर क्या है, वो कह रहे हैं 10 मिनट्स रह गए। डिप्रिवेशन ऑफ द रूलिंग क्लास हमने बात कर ली कि जी रूलिंग क्लास इज द ओनली हाईली एजुकेटेड वन, ठीक है। इफ अ कॉमन पर्सन और अ मैन फ्रॉम मिलिट्री क्लास या आर्टिसन क्लास में से wants to rule the state, he cannot rule or she cannot rule, ठीक है। मतलब कि किसी, जैसे हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी में हर कोई रूल कर सकता है और हर कोई रूल भी हो सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो सही वाले डेमोक्रेसी, पाकिस्तान वाली नहीं। तो लेकिन यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर क्लास उसने बता दिया कि बस यही रूल करेगी। अब अगर हो सकता है कुछ लोग मिलिट्री क्लास में चले गए, पाकिस्तान की फौज है वो आगे हुकूमत में आना चाह रही है, तो प्लेटो के आइडियल स्टेट में नहीं आ सकती, ठीक है। ना ही बिजनेसमैन आ सकते हैं, जो क्या नाम है हमारे इमरान खान के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई ना बिजनेस क्लास आगे आ सकती है, ना मिलिट्री क्लास आगे आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास है और वही हुकूमत में आएगी, और वो बहुत छोटा सा पोर्शन है स्टेट का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गए, हाँ जी, जहांगीर तरीन। अच्छा, स्टेटस ऑफ द फीमेल को बहुत ज्यादा क्या कह लें कि प्लेटो ने स्टेटस ऑफ फीमेल डिफाइन ही नहीं किया अगर फिलोसोफर किंग बनती है तो। मतलब फिलोसोफर क्वीन का कोई कंसेप्ट नहीं दिया, किंग का कंसेप्ट दिया। उसने कहा पढ़े, औरत पढ़े, ठीक है, मर्द के बराबर पढ़े, लेकिन अगर वो फिलोसोफर किंग वाले स्टेटस पे पहुंच जाती है तो उसने नहीं बताया है कि उसे फिलोसोफर किंग बनना चाहिए या नहीं। वो इस हवाले से खामोश है, ठीक है। तो औरत का यहाँ कोई स्टेटस नहीं है। अब कंसेप्ट ऑफ जस्टिस स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मैं देखती हूँ कि 8 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना ये कह रहे हैं कि जी मॉडर्न जस्टिस की तरह कोई कंसेप्ट नहीं है। ग्रीक वर्ड है डायकाइसाइन, ठीक है, वो यूज होता है जस्टिस के लिए, ठीक है, ग्रीस में, which means their जो मोरालिटी और राइटियसनेस। डायकाइसाइन का मतलब क्या है? मोरालिटी और राइटियसनेस के नजदीक तरीन, और ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब वो 3 थ्योरीज की बात करते हैं। पहली थ्योरी थी सेफेलस की, दूसरी थ्योरी थी पोलीमार्कस और थ्रेसिमार्कस, और तीसरी थ्योरी थी ग्लूकॉन। ये जो ग्लूकॉन था ना, ये प्लेटो का अपना भाई था, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि ना प्लेटो से सारे सवाल कर रहे हैं और प्लेटो उनके जवाब दे रहा है, ठीक है। वो डायलेक्टिक्स वाला कंसेप्ट यहाँ आपको समझ आएगा सही में, ये सवाल जवाब वाला कंसेप्ट है। थ्योरी ऑफ सेफेलस में वो कहता है कि ना, प्लेटो पूछता है कि जी बताएं जस्टिस क्या होता है, तो सेफेलस बंदा होता है, वो खड़े होकर कहता है कि ये तो ऐसे है कि जस्टिस, हाँ, जस्टिस क्या होता है? तो सेफेलस बताता है कि जस्टिस जो है वो सच बोलना होता है, और जिसका जो कर्ज है ना वो उसको अदा कर दो। मतलब कर्ज इन सेंस के जो आपके साथ जैसा बिहेव करे ना, आप उसके साथ वैसा बिहेव करो। तो प्लेटो आगे से जवाब देता है, इसका मतलब है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमें लोगों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि उनका बिहेवियर हमारी तरफ है, जैसे वो हमारे साथ सलूक करें, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये तुम कैसे बताओगे कि अगला बंदा दिल से भी वैसा ही है जैसे तुम्हारे साथ मुंह पर है। कुछ लोग जबान के थोड़े कड़वे होते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ लोग जबान के बहुत मीठे होते हैं लेकिन दिल में कुछ और होता है, जैसे कि हिपोक्रेट्स, मुनाफिक इंसान। तो आप कैसे नापोगे इसको? प्लेटो कह रहा है सेफेलस को, ठीक है। और एक जो दुश्मन है वो परमानेंटली दुश्मन नहीं होता, और एक दोस्त हमेशा दोस्त नहीं रहता। तो फिर क्या करें, ठीक है। फिर पोलीमार्कस और थ्रेसिमार्कस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जी जस्टिस जो है वो क्या है? सिंपली माइट इज राइट वाला कंसेप्ट है कि जो स्ट्रॉन्ग बंदा है ना उसका इंटरेस्ट जस्टिस है। हम यहाँ पर पाकिस्तान में देखते हैं वैसे ये जस्टिस की वाली डेफिनेशन ही चलती है, लेकिन प्लेटो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो रेन ऑफ टेरर होगा, ठीक है, और इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट होगा। हर जो स्ट्रॉन्ग बंदा चाहेगा ना बस वही होता रहेगा, और गरीबों को तो कुचल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा,
फिर तीसरा बंदा जो मैंने आपको बताया कि प्लेटो का अपना भाई था ग्लूकॉन, उसने कहा कि फेयर जस्टिस तो ये बनता है होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑफ द वीकर जस्टिस होना चाहिए, कि जो गरीब आदमी है उसका क्या इंटरेस्ट है, उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए जो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जस्टिस हुआ। प्लेटो आगे से जवाब देते हैं कि जी जस्टिस आप सब जो कहना चाह रहे हो ना जस्टिस के वाले से, वो तो एक एक्सटर्नल थिंग है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, जस्टिस एक्सटर्नल थिंग नहीं है, जस्टिस एक इंटरनल थिंग है, एक नेचुरल थिंग है, वो कोई चीज़ बनाएगी नहीं, जस्टिस खुद ब खुद सोसाइटी में मौजूद होता है, ठीक है। वो कहते हैं, फिर उसने ये बात की कि स्टेट जो है 3 ऑर्गन्स की तरह है, जिनमें हमारे पास जो 3 क्लासेस स्टेट एक बॉडी की तरह है, उसके 3 ऑर्गन्स हैं, और जो तीनों ऑर्गन्स अपने अपने दायरे कार में रह के अपने अपने काम करेंगे और दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो वो जस्टिस होगा, ठीक है। कह रहा हर कोई अपनी अपनी जो ड्यूटीज है ना उन्हें जिम्मेदारी से पूरा करे, और दूसरे के कामों में ना रखने डालने की और मुदाखलत करने की कोशिश ना करे, ना उसे बताने की कोशिश करे कि ऐसे कर लें, तो ये जस्टिस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ जस्टिस सिस्टम। इन्होंने बात की जी 3 क्लासेस हैं, ठीक है, ऑन द स्किल्स है स्पेसिफाइड टास्क विदाउट इंटरफेरेंस, ठीक है। 3 क्लासेस हैं, अपने अपने काम अपनी अपनी स्किल्स की बेस पे करेंगे, जो उनके पास स्किल्स हैं, और कोई भी उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही वो किसी के काम में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है कि ये एक इंटरनल थिंग है, सोसाइटी में खुद ब खुद ही जनरेट हो जाएगी, इसके लिए किसी लॉ की किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है जस्टिस सिस्टम में कि जिसका काम वही करे। फिर वो कहते हैं कि जो ज्योग्राफी है ना, मतलब एक बहुत बड़ी स्टेट है, ठीक है, और वहाँ पे जब आपने जस्टिस को एडमिनिस्टर करना है ना, तो आपसे होगा नहीं, तो आप उसे छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करते हैं ताकि जस्टिस जो है वो आराम से एडमिनिस्टर हो सके, ठीक है। और हर एक, जैसे कि एक बड़ी स्टेट है ना, उसको आप प्रोविंसेस में डिवाइड करो, ठीक है, और हर प्रोविंस में एक एक गवर्नर लगाओ, तो उनको वो कह रहे हैं कि जी वो गवर्नर जो होंगे ना, वो क्या होंगे, वो जो गवर्नर्स होंगे ना, वो सबऑर्डिनेट हमारे पास किंग्स होंगे। बिस्मा मैं ना आपको भी बताती हूँ, 3 मिनट में खत्म होने लगे, मैं आपको बताती हूँ। आपका सवाल जो है नेक्स्ट सेशन हम शुरू करेंगे, तो फिर आप उसमें दोबारा पूछिएगा। अच्छा, बेस ऑफ आइडियल स्टेट है, ठीक है, इसका जस्टिस सिस्टम आइडियल स्टेट की बेस है। कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है, जिसकी जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसकी बेस पे हम उनको जो है कंपनसेशन दे रहे हैं। फिर जेंडर इक्वालिटी है इसके अंदर जस्टिस सिस्टम में, जो औरत भी है वो भी मिलिट्री क्लास में जाएगी, वो भी आर्टिसन क्लास में जा सकती है और रूलिंग क्लास में भी आ सकती है, लेकिन फिलॉसफर किंग का कोई कंसेप्ट नहीं बताया कि जी अगर औरत किंग बन जाए तो कोई कंसेप्ट है क्वीन होने का या नहीं। म्यूचुअल कॉपरेशन, ठीक है, म्यूचुअल कॉपरेशन में अब यही हो सकता है कि जी आप अपना काम खुद करें और हमें हमारा काम करने दें, यही बहुत बड़ी कॉपरेशन होगी हमारे लिए। क्रिटिसिज्म क्या है, हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, तकरीबन 2 मिनट रह गए। वेग थ्योरी है, ठीक है, मतलब हम इसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि ये क्या पूरी बात करें। लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंटरफेरेंस जो है वो टोटल नॉन इंटरफेरेंस पॉसिबल ही नहीं है लोगों के लिए। नॉर्मली गवर्नमेंट लोगों के कामों में भी इंटरफेयर करती है और लोग गवर्नमेंट के कामों में भी इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। जोग्राफिकल डिवीजन आप कर रहे हो, एक लार्ज एरिया को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो ताकि जस्टिस हो, तो ये एक बहुत बड़ा अनजस्टिस है, ठीक है। और स्टेट हो सकता है इससे टूट जाए, हर किंग कहे कि भाई मैंने तो अपनी स्टेट बना लेनी क्योंकि मैं तो खुद जस्टिस को एडमिनिस्टर करूँ। रूलिंग क्लास ऑफ द फिलोसोफर किंग इज अनजस्ट, सॉरी, रूलिंग ऑफ द फिलोसोफर किंग इज अनजस्ट, कि सिर्फ और सिर्फ फिलोसोफर किंग ही रूल कर सकता है और कोई रूल नहीं कर सकता, किसी का हक ही नहीं है। हाफ कम्युनिज्म भी एक अनजस्टिस है उसकी आइडियल स्टेट में, और डिसेबल्स के लिए कोई जो है वो जगह है ही नहीं उसकी स्टेट में, तो किलिंग देम इज नॉट राइट। मतलब वो कह रहे हैं कि ना अगर हैंडीकैप्स हैं ना स्टेट में तो उनको आप जान से मार दो, तो ये कोई जस्टिस तो नहीं हुआ ना उनके साथ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के कंसेप्ट हैं। अब मैं मीटिंग खत्म करने लगी हूँ, तो हम अब दोबारा मीटिंग में वापस आते हैं, तो आप रीजॉइन करें और अपने सवालात रखें, मैं जवाब दूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।